हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर रितु सक्सेना आप सबका स्वागत करती हूँ अपने इस चैनल बायोटेक ज्ञान में। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि सीएसआईआर नेट का जो पेपर होता है स्पेशली लाइफ साइंसेज एप्लीकेंट्स के लिए, उसका क्या एग्जाम पैटर्न रहता है। मतलब उसमें जो 13 यूनिट्स होती है हमारे सिलेबस में, उसका क्या डिस्ट्रीब्यूशन है, हर यूनिट का क्या वेटेज है, आप एप्लीकेंट्स को किस यूनिट पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए, किस पे थोड़ा कम फोकस करना चाहिए। इवन इनफैक्ट आज के इस वीडियो में हम यूनिट 3 जो हमने स्टार्ट किया था हमारा मॉलिक्यूलर बायोलॉजी सीरीज, उसका जो फर्स्ट वीडियो था डीएनए इज अ जेनेटिक मटेरियल, उसके ऊपर हम क्वेश्चंस भी करेंगे जो सीएसआईआर नेट एलएस के एग्जाम में आती है। तो चलिए आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं, और अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। तो चलिए सबसे पहले हम अपने वीडियो की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि हमारा जो सीएसआईआर नेट एलएस का पेपर होता है लाइफ साइंसेज का स्पेशली, उसका क्या वेटेज रहता है। और सबसे पहले हम देखते हैं कि एग्जाम पैटर्न कैसा होता है। तो अगर मैं एग्जाम पैटर्न की बात करूं तो बहुत ही इजी शब्दों में बताऊं तो एग्जाम जो है वो 3 पार्ट्स में होता है। पार्ट ए जो होता है वो जनरल एप्टीट्यूड पेपर होता है, जिसके 20% वेटेज होता है। तो उसमें लॉजिकल आपका एप्टीट्यूड एंड क्वांटिटेटिव और कुछ डाटा इंटरप्रिटेशन टाइप के क्वेश्चंस मिलते हैं जो आप नॉर्मल एग्जाम से भी देते हैं, उसका आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। फिर पार्ट बी और सी इज रिलेटेड टू अवर सब्जेक्ट विच इज अ लाइफ साइंसेज। तो पार्ट बी में मोस्टली हमारा जो होता है वो सब्जेक्ट के बारे में बताया जाता है, जो सब्जेक्ट के से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। समटाइम्स ये क्वेश्चंस डायरेक्ट भी होते हैं, समटाइम्स इनडायरेक्ट भी होते हैं, बट मोस्टली मतलब यू कैन इफ यू हैव read द गुड क्वांटिटी ऑफ पेपर, मतलब सिलेबस को तैयार किया अच्छे से, तो यू कैन आंसर दीज क्वेश्चंस। पार्ट सी जो होता है इट इज द मोस्ट टफेस्ट पार्ट। इसमें मोस्टली एनालिटिकल और लॉजिकल क्वेश्चंस रिलेटेड टू द सब्जेक्ट, मतलब कुछ एप्लीकेशन बेस होगा या कुछ एनालिटिकल होगा। यू कांट एक्सपेक्ट एनी डायरेक्ट क्वेश्चंस इन दिस पार्ट सी। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारी जो 13 यूनिट्स होती है उनका क्या वेटेज रहता है। हर यूनिट का डिफरेंट वेटेज है। तो यहाँ पे जो मैंने 3 तरह कलर कोडिंग कर दिया है यूनिट्स का, यू कैन सी जो सबसे जिनका वेटेज सबसे ज्यादा है उसको मैंने ऑरेंज कलर में कर दिया है, जो कम है थोड़ा उसको व्हाइट में, और जो थोड़ा और भी लो है थर्ड नंबर पे आप बोल सकते हैं उसे ग्रीन कलर में। तो हमारी जो स्टार्टिंग की 1 to 4 यूनिट्स होती है इनका वेटेज मोस्टली 10 to 15% रहता है। सबसे ज्यादा रहता है इसमें फंडामेंटल प्रोसेस विच इज 15 to 20%। तो मॉलिक्यूल्स एंड इंटरेक्शन रेलिवेंट टू बायोलॉजी, ये इजी सब शब्दों में बोल सकते हैं इसे बायोकेमिस्ट्री। जो हम बायोकेमिस्ट्री पढ़ते हैं, हमारा जो सब्जेक्ट होता है मास्टर्स में पढ़ते हैं, मे बी एमएससी और एमटेक में, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं। फिर सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन डायरेक्टली पता चल रहा है, सेल से रिलेटेड डीएनए आरएनए, वो प्रोकैरियोटिक का यूकैरियोटिक सेल्स जो होते हैं और उसके ऑर्गेनलीज और उसके जो जेनेटिक मटेरियल, इससे रिलेटेड फंडामेंटल प्रोसेसेस, मतलब जो हमारा सेंट्रल डोगमा बोल सकते हैं। सेंट्रल डोगमा से रिलेटेड जितना भी प्रोसेस होता है, डीएनए रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, रिपेयर, सो उससे रिलेटेड ये सब्जेक्ट होता है फंडामेंटल प्रोसेस। एंड दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यूनिट इनटू द CSIR नेट एग्जाम, और इसका वेटेज भी 15 to 20% है। सो आई विल रिकमेंड स्टूडेंट्स टू प्रिपेयर दिस वेरी, मतलब उसको उसमें से ऐसा होना चाहिए कि कोई से भी कोई क्वेश्चन आए, यू शुड नॉट स्किप दैट क्वेश्चन। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यूनिट। उसके बाद है हमारा सेल कम्युनिकेशन एंड सेल सिग्नलिंग। इसमें हम सेल सिग्नलिंग से रिलेटेड, इवन इसमें इम्यूनोलॉजी का भी पार्ट आ जाता है इस यूनिट में। दिस ऑल्सो होल्ड्स 10 to 15% इम्यूनो का जो हमारा पार्ट रहता है। फिर उसके बाद इनहेरिटेंस बायोलॉजी मीन्स जेनेटिक्स, जेनेटिक्स ऑल्सो होल्ड्स गुड परसेंटेज 10%। एंड मेथड्स इन बायोलॉजी मीन्स जो हमारे टूल्स एंड टेक्निक्स वाले जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी होता है, या और भी अदर जो टेक्निक्स है, माइक्रोस्कोपी, क्रोमेटोग्राफी से रिलेटेड जो भी हमारे बायोलॉजिकल मेथड्स है, उससे रिलेटेड स्पेक्ट्रोस्कोपी, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस इसमें आते हैं। एंड दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यूनिट फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ CSIR नेट एग्जामिनेशन। सो अगर मैं मोटा मोटी बताऊं तो अगर आपने ये 1 2 3 4 5 6 यूनिट्स भी कर ली, देन यू कैन एटलीस्ट अटेम्प्ट टू 60 to 70% ऑफ द पेपर। मतलब आप इतना पेपर अटेम्प्ट कर सकते हैं। उसके बाद कुछ यूनिट्स होती हैं जैसे कि डेवलपमेंटल बायोलॉजी,
सिस्टम फिजियोलॉजी, प्लांट सिस्टम फिजियोलॉजी, एनिमल, इनका भी वेटेज होता है। लाइक डेवलपमेंटल इज 10% एंड प्लांट एंड एनिमल इज 8 to 10 to 12% वेरी करता है। तो इसको भी मतलब ये नॉर्मल भी अगर आप पढ़ लेंगे तो इसको से भी क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर सकते हैं, मतलब डीप में नहीं भी पढ़ पाए तो, बट सुपरफिशियली सब कुछ तो यू कांट रीड। बट आपका इंटरेस्ट अगर एनिमल फिजियोलॉजी में है तो एनिमल फिजियोलॉजी से 8 to 12% आते हैं, प्लांट फिजियोलॉजी से 8 to 10% क्वेश्चन आते हैं। तो अगर इफ यू कैन रीड सुपरफिशियली तो उसमें से भी आप एटलीस्ट 20% पेपर यू कैन अटेम्प्ट इन दैट वन। और अगर मैं ये इस एरिया की बात करूं तो सबसे मैं जो फोकस करूंगी, मैं बोलूंगी कि स्टूडेंट शुड रीड दिस इकोलॉजिकल प्रिंसिपल, और जिसे हम इकोलॉजी भी बोलते हैं, इसमें से डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं एंड यू कैन अटेम्प्ट ऑल दोज क्वेश्चन, और इसका वेटेज भी 10% होता है। एंड अगर आप बाकी चीजों को स्किप भी करना चाहें ना, मतलब डाइवर्सिटी, इकोलॉजी, इवोल्यूशन एंड अप्लाइड बायोलॉजी, यू कैन स्किप इन दैट केस, बिकॉज अगर आपने ये इतना भी पढ़ लिया ना, मतलब अगर मैं बात करूं डेवलपमेंटल बायोलॉजी, यू विल नॉट read ये 5 units and these 2 unit and ecological principle, then you can attempt, मतलब आप इतना अटेम्प्ट कर सकते हैं कि आप क्वालिफाई कर जाएंगे एग्जाम के लिए। दिस इज फ्रॉम माय पर्सनल एक्सपीरियंस एंड द वेटेज एंड इकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स आई विल रिकमेंड ऑल द स्टूडेंट्स टू रीड। उसमें से डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, यू कैन जस्ट रीड फ्रॉम पाथ फाइंडर बुक, और मतलब और भी कोई बहुत सारी बुक्स आती है, हमारी अरिहंत की बुक्स आती हैं, उससे भी आप डायरेक्टली पढ़ सकते हैं, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज द एग्जाम पैटर्न, यू कैन फिगर इट आउट कि कौन सी यूनिट ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन सी यूनिट कम इंपॉर्टेंट है, और मुझे कितना पढ़ना चाहिए एंड नॉट इवन ओनली द पढ़ना, आपको प्रैक्टिस भी करनी चाहिए। यू नीड टू सी कि आप जो पढ़ रहे हैं आप क्या उसके क्वेश्चंस लगा पा रहे हैं या नहीं लगा पा रहे। यू हैव टू प्रैक्टिस मोर एंड मोर क्वेश्चंस। सो आज के इस वीडियो में हम कुछ क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस करेंगे। हमने ऑलरेडी बहुत सारी चीजें पढ़ी हुई है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में, स्पेशली द डीएनए इज अ जेनेटिक मटेरियल, और उसके ऊपर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए गए थे ऑलरेडी। तो तो इसी से रिलेटेड हम आज कुछ क्वेश्चंस पढ़ेंगे जो CSIR नेट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, इवन उसी में आते हैं ये। तो सबसे पहले हमारा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट्स कंक्लूसिवली प्रूव दैट डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल इन ऑर्गेनिज्म। दिस इज अ वेरी बेसिक क्वेश्चन कि कौन से एक्सपेरिमेंट से हमें पता चला कि डीएनए इज अ जेनेटिक मटेरियल। ऑब्वियसली इट इज हर्शे एंड चेज का एक्सपेरिमेंट। ग्रिफिथ के एक्सपेरिमेंट से ट्रांसफॉर्मेशन का पता चला था, और तो हर्शे एंड चेज इसका आंसर हो गया। हर्शे एंड चेज का एक्सपेरिमेंट जो था हमारा, उससे हमें पता चला कि हाँ मतलब डीएनए इज अ जेनेटिक मटेरियल। फिर उसके बाद है ये क्वेश्चन ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट पे, व्हाट वाज द की फाइंडिंग ऑफ ग्रिफिथ ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट। तो ग्रिफिथ के एक्सपेरिमेंट की क्या की फाइंडिंग थी, तो मैंने भी जैसे बोला वो ट्रांसफॉर्मेशन का एक्सपेरिमेंट था। तो उसमें उन्होंने ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल जो उसका सी है उसको बताया था कि ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, बिकॉज मतलब हम जेनेटिक मटेरियल जो हमारा होता है विच इज इन द फॉर्म ऑफ मे बी डीएम, मोस्टली इन द डीएनए, that can be transferable from parents to the offspring and or maybe you can say generation to generation वो ट्रांसफॉर्म हो सकता है। आई विल हाईलाइट वन पॉइंट हियर कि जितने भी एक्सपेरिमेंट्स हुए थे पास्ट में, मतलब जो भी हमने, यू कैन लुक इनटू द फर्स्ट वीडियो, आई विल टैग दैट वीडियो इन द कमेंट सेक्शन। तो आप उसमें जाके देखिए कि सारे जो भी एक्सपेरिमेंट्स हुए उनका क्या प्रिंसिपल था, उनसे क्या कंक्लूजन निकला, एटलीस्ट रिमेंबर कि उसका क्या ऑब्जेक्टिव था, क्या कंक्लूजन उससे निकला। तो एटलीस्ट यू कैन आंसर द डायरेक्ट क्वेश्चन इन द एग्जाम कि क्या हुआ उसमें, और मतलब दीज आर द इम्पोर्टेंट एक्सपेरिमेंट जो भी हुए, मतलब आई विल से। फिर उसके बाद हमारा क्वेश्चन है हर्शे एंड चेज के, विच रेडियो एक्टिव आइसोटोप वाज यूज्ड टू लेवल डीएनए इन हर्शे एंड चेज के एक्सपेरिमेंट पे। तो हर्शे एंड चेज के एक्सपेरिमेंट में उन्होंने फॉस्फोरस 32 को यूज किया था। फॉस्फोरस 32 जो है वो फॉस्फेट वन ऑफ द की इंपॉर्टेंट फॉस्फेट ग्रुप होता है जो डीएनए और आरएनए के स्ट्रक्चर को फॉर्म करता है। तो फॉस्फेट ग्रुप को यूज किया था। तो काइंडली रिमेंबर दीज क्वेश्चन का आंसर। फिर उसके बाद आता है हमारा कुछ और क्वेश्चंस है हमारे पास।
सो डीएनए इज कंसिडर्ड एज अ जेनेटिक मटेरियल इन मोस्ट ऑर्गेनिज्म। तो अब हमें ये देखना है कि ये मतलब एसर्शन रीजन के क्वेश्चन है कि आपको एक स्टेटमेंट दिया गया है, उसके कुछ रीजन दिए गए, तो आपको बताना है कि हाँ करेक्ट है या नहीं है, दोनों करेक्ट है या दोनों रॉन्ग है, क्या है। तो अब यहाँ पे रीजन दिया गया, हर्शे एंड चेज डेमोन्स्ट्रेटेड दैट प्रोटीन्स डू नॉट कैरी हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन। ठीक है, अब देखते हैं इसके ऑप्शंस क्या है। डीएनए इज कंसिडर्ड एज अ मोस्ट, तो डीएनए तो मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म में जेनेटिक ऑर्गेनिज्म बताया, जेनेटिक मटेरियल बताया ही है, तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है। फिर अब देखते हैं कि क्या क्या ऑप्शंस है। बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो आर मतलब रीजन, इसको इससे रिलेट करना है, मतलब जो आपको स्टेटमेंट ऊपर दिया गया, सर्शन दिया गया है, जो कि स्टेटमेंट बताया गया क्वेश्चन में, आपको उसको रीजन से भी रिलेट करना है कि क्या ये सही रीजन है भी या नहीं है। अगर है तो यू हैव टू चूज अकॉर्डिंगली, अगर नहीं है तो भी उसके ऑप्शंस दिए गए हैं। बोथ ए एंड आर आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ऐसा भी हो सकता है कि दोनों स्टेटमेंट ट्रू है, असर्शन भी ट्रू है, रीजन भी ट्रू है, बट रीजन इज नॉट फॉर द असर्शन। तो ये भी आपको देखना है। ए या फिर ये भी हो सकता है ए इज ट्रू आर इज नॉट ट्रू, ए इज फॉल्स आर इज ट्रू, बट इस केस में बोथ ए हमारा ऑप्शन रहेगा, ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। सो इस टाइप के क्वेश्चंस भी बहुत आते हैं एग्जाम्स में, सीएसआईआर नेट के एग्जाम में। फिर उसके बाद एक्सपेरिमेंटल एविडेंस क्वेश्चंस भी हम देखते हैं कि क्या है। तो in every MacLeod and McCarthy experiment, the transforming principle was identified as DNA by, क्या किससे उन्होंने डीएनए जो ट्रांसफॉर्मिंग एक्सपेरिमेंट किया था ग्रिफिथ ने, फिर उसको आगे मैक्लियोड और मैककार्टी और एवरी ने उसको कंटिन्यू किया, और उसको बताया कि डीएनए जो है वो हमारा डीएनए जेनेटिक मटेरियल है। तो कैसे पता चला, तो इसके बहुत सारे ऑप्शन है। यूजिंग रेडियो एक्टिव आइसोटोप टू ट्रैक प्रोटीन एंड डीएनए, उन्होंने एंजाइमेटिक डाइजेशन किया था, डीएनएज आरएनएज एंड प्रोटीनेज यूज किए थे, तो उससे पता चला था कि हाँ डीएनए इज अ जेनेटिक मटेरियल, और वो ट्रांसफॉर्म होता है, वो आगे वो होता है, पास आउट होता है, बट आरएनए एंड प्रोटीन मतलब मोस्टली डीएनए इज अ जेनेटिक मटेरियल, आरएनए भी किसी किसी वायरस में होता है, बट प्रोटीन इज नॉट अ जेनेटिक मटेरियल एंड प्रोटीन इज नॉट अ जेनेटिक मटेरियल। सो करेक्ट आंसर इज बी। फिर उसके बाद है हर्शे एंड चेज यूज्ड बैक्टीरियोफेज इन देयर एक्सपेरिमेंट टू प्रूव दैट डीएनए इज अ जेनेटिक मटेरियल। व्हाट वाज द रोल ऑफ सेंट्रीफ्यूगेशन स्टेप? दिस इज आल्सो वेरी की एंड ट्रिकी क्वेश्चन कि सेंट्रीफ्यूज क्यों करते हैं। तो उन्होंने क्या किया था, हर्शे एंड चेज ने फाज को लेके बैक्टीरियोफेज को लिया था, और बैक्टीरियल सेल से उसको इन्फेक्ट करा के और आगे प्रोजेनी से रिलेट करके उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था। बट उन्होंने फिर बाद में जैसे वो इन्फेक्ट हो गए, लाइस हो गए, तो सेंट्रीफ्यूज किया। तो सेंट्रीफ्यूज का मेन प्रिंसिपल तो यही होता है कि सेपरेट करना, मतलब वो कोई दो चीजें रहेंगी उसको सेपरेट करेगा। तो उसमें क्या है, टू आइसोलेट बैक्टीरियल सेल्स कंटेनिंग लेबल डीएनए, नहीं ये सही नहीं है। टू सेपरेट फास्ट प्रोटीन कोड्स फ्रॉम बैक्टीरियल सेल, दिस इज द राइट आंसर। कि क्योंकि उन्होंने सेपरेट किया था फास्ट प्रोटीन जो कोड था और बैक्टीरियल सेल्स को, तभी तो पता चलेगा, क्योंकि उनको बैक्टीरियल सेल चाहिए थे, तभी तो उन्होंने देखा कि जो फाज का डीएनए है वो बैक्टीरिया की जो जीनोम है उसमें ट्रांसफॉर्म हो रहा है, नहीं हो रहा है, इंजेक्ट हो रहा है, नहीं हो रहा है। सो दिस इज वेरी ट्रिकी एंड गुड क्वेश्चंस। न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चंस भी हैं हमारे पास देखते हैं कि क्या इनका रहता है। So, in a population of bacteriophages labeled with P32, what percentage of label would be found inside the bacteria after infection and centrifugation? तो उसने बोला कि जो बैक्टीरियोफाज का एक्सपेरिमेंट करते हैं हम, और जिसको लेबल किया गया P32 से, तो बैक्टीरिया के अंदर आफ्टर इन्फेक्शन एंड सेंट्रीफ्यूगेशन कितना परसेंटेज रहेगा फॉस्फोरस 32 का। तो ये भी एक बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है, मतलब कि, और इसका आंसर होगा 100%। क्यों भाई, क्योंकि वो फॉस्फोरस जो होता है वो लेबल रेडियो एक्टिवली लेबल किया गया उसे, डीएनए को, बैक्टीरियोफाज के डीएनए को। तो फॉस्फोरस जो होता है फॉस्फेट ग्रुप जिसे बोलते हैं, जो जिसमें फॉस्फोरस प्रेजेंट होता है, वो इज वन ऑफ द एक्टिव वन ऑफ द कंपोनेंट
टू फॉर्म द डीएनए। डीएनए आरएनए का स्ट्रक्चर जो बोलते हैं हम, उसमें प्यूरिन pyrimidine होते हैं, शुगर होती है एंड देन फॉस्फेट ग्रुप होता है। तो जब इन्फेक्ट किया जाएगा तो वो 100% जो होता है उसकी 100% जो होता है वो उसमें प्रेजेंट रहेगा, क्योंकि मतलब वो एक्टिव कंपोनेंट और की कंपोनेंट बोल सकते हैं जैसे। फिर है इन ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट विच कॉम्बिनेशन ऑफ बैक्टीरियल स्ट्रेन्स किल्ड द माइस। किस स्ट्रेन को किल किया गया था, मतलब कौन से कॉम्बिनेशन, उन्होंने डिफरेंट कॉम्बिनेशन किए थे, लाइव आर हीट किल्ड एस प्लस लाइव आर, तो कौन से उसने कॉम्बिनेशन ने माइस को किल किया। तो यहाँ पे देखते हैं हमारे क्या ऑप्शन है। तो हीट किल्ड एस स्ट्रेन, नहीं ऐसा ये नहीं था। लाइव आर अलोन, नहीं आर तो रफ था, वो तो वायरुलेंट ही नहीं था। फिर हीट किल्ड एस स्ट्रेन मिक्स्ड विद लाइव आर स्ट्रेन, दिस इज द राइट आंसर। दिस इज द राइट आंसर, क्योंकि उन्होंने एस जो था वो वायरुलेंट स्ट्रेन था, उसको लाइव आर स्ट्रेन के साथ किया। तो वो दिस इज फ्रॉम देयर, जहां से वो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल आया। तो उससे ही और एस इज द स्मूथ एंड आर इज द रफ स्ट्रेन एंड एस इज वायरुलेंट एंड आर इज नॉन वायरुलेंट। तो उसने वायरुलेंट को ए वायरुलेंट को नॉन वायरुलेंट में कन्वर्ट कर दिया था। फिर कुछ कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एविडेंस दैट सपोर्ट्स डीएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल। तो कौन से एविडेंस जो होते हैं वो सपोर्ट किया है, हमें इनको पढ़ना है फिर आंसर करना है। डीएनए कैन रेप्लिकेट इटसेल्फ, ये तो सही है। म्यूटेशन कैन अकर इन डीएनए एंड नॉट इनहेरिटेड, ये भी सही है। और डीएनए कैरीज इंफॉर्मेशन फॉर प्रोटीन सिंथेसिस, ये भी सही है। प्रोटीन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर जेनेटिक इनहेरिटेंस इन ऑल ऑर्गेनिज्म, नो, proteins are not the genetic material, they are not responsible. So this is not the evidence, this is correct statement. Why is RNA considered the genetic material in some viruses but not in most organisms? ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बिकॉज तब देखते कि इसके क्या क्या वो है। आरएनए इज केमिकली मोर स्टेबल दैट डीएनए, आरएनए इज हायर म्यूटेशन रेट allowing faster evolution, DNA lacks the catalytic ability of RNA, RNA cannot carry the genetic information। तो इसका सही आंसर है RNA has higher mutation rate and allowing faster evolution। ज्यादा म्यूटेशन भी रहेगा तो वो स्टेबिलिटी नहीं रहेगी ना, उसमें ज्यादा बहुत ज्यादा टाइप के जेनेटिक मटेरियल इवॉल्व होंगे। तो इसीलिए आरएनए इज नॉट कंसिडर्ड एज अ गुड मटेरियल फॉर द जेनेटिक। फिर कुछ और क्वेश्चन है। ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट, ग्रिफिथ ने ट्रांसफॉर्मेशन के एनालिसिस क्वेश्चन है ये, इनको भी देखते हैं हम। In Griffith experiment, when heat killed S strain was mixed with live R strain and injected into the mice died. Yes. Why does this observation suggest that DNA is a genetic material? तो अब उसमें ग्रिफिथ ने बहुत सारे कॉम्बिनेशन किए थे। उन्होंने एस स्ट्रेन जो हमारी स्मूथ और वायरुलेंट थी उसको लाइव आर स्ट्रेन के साथ मिक्स किया था जो नॉन वायरुलेंट और रफ थी। तो उन्होंने देखा कि वो माइस डेड हो गया। तो उन्होंने ये ऑब्जर्वेशन ये सजेस्ट क्यों करता है डीएनए इज अ जेनेटिक मटेरियल। अब देखते हैं इसके आंसर। डीएनए फ्रॉम एस स्ट्रेन ट्रांसफॉर्म द आर स्ट्रेन into virulent form, no. DNA from R strain catalyzed the transformation process, no. Proteins from S strain induced the transformation। फिर कुछ और क्वेश्चंस हम देखते हैं ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट पे। ग्रिफिथ ने अब यहाँ पे हम इस क्वेश्चन को इजी आराम से पढ़ना है। मतलब इन ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट व्हेन हीट किल्ड एस स्ट्रेन वाज मिक्स्ड विद लाइव आर स्ट्रेन एंड इंजेक्टेड इनटू द माइस डाइड। व्हाई डज दिस ऑब्जर्वेशन सजेस्ट दैट डीएनए इज अ जेनेटिक मटेरियल। इससे क्यों पता चला कि डीएनए इज अ जेनेटिक मटेरियल। डीएनए फ्रॉम एस स्ट्रेन ट्रांसफॉर्म द आर इनटू द वायरुलेंट फॉर्म, नो। The RNA from S strain catalyzed the transformation process. This is not the right answer. Proteins from the S strain induce the transformation. Proteins तो कहीं से कहीं तक भी नहीं है। Heat killing S strain enhance the virulence of R strain, नहीं ये भी नहीं है। वो तो heat kill ही हो गया तो वो कैसे strain करेगा। तो इसका right answer is the first one, DNA from S strain। S से जो हमारा DNA आ रहा था उसने R strain को virulent में convert कर दिया था। That's why this is called the transforming principle। और इसी से ही हमें पता चला था DNA is the genetic material। तो क्वेश्चन को इजी वे में और आराम से पढ़ना है, लॉजिक समझना है, फिर ही आंसर देना है।
अब in every MacLeod and McCarthy experiment, this treatment abolished the transforming activity of transforming principle. तो ट्रांसफॉर्मिंग एक्टिविटी किसने एबॉलिश की थी? तो डीएनए ट्रीटमेंट है, आरएनए ट्रीटमेंट, प्रोटीएज और हीट ट्रीटमेंट। तो ऑब्वियसली इट इज डीएनए ट्रीटमेंट, क्योंकि डीएनए जो होता है वो डीएनए को डिग्रेड कर देता है, तो उससे जो होता है हमारा ट्रांसफॉर्मेशन जो होता है, प्रूविंग दैट, वो ये भी प्रूव करता है कि डीएनए इज अ जेनेटिक मटेरियल। और डीएनए इज अ जेनेटिक मटेरियल, क्योंकि उन्होंने क्या किया था, 3 डिफरेंट ट्यूब्स लिए थे, तो एक में प्रोटीनेज डाला, एक में आरएनएज डाला, एक में डीएनएज डाला। तो जिसमें प्रोटीनेज और आरएनएज था वो उसमें डीएनए बच गया था, तो डीएनए ने आगे ट्रांसफॉर्मेशन किया, बट जिसमें डीएनए था उसमें डीएनए डिग्रेड ही हो गया, तो वो आगे वो इन्फेक्ट नहीं कर पाया। तो इसीलिए इसीलिए यहाँ से पता चला, प्रूव हुआ कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है। फिर और भी कुछ क्वेश्चंस है कि और भी कुछ क्वेश्चंस हम देखते हैं। तो हर्शे एंड चेज ने एक्सपेरिमेंट किया था। हर्शे एंड चेज लेबल्ड द डीएनए विद phosphorus 32 and protein with 35S in bacteriophages. After allowing the phage to infect bacteria and center where was the most of the phosphorus 32 was found. तो phosphorus 32 obviously मतलब क्वेश्चन कहाँ पे प्रेजेंट था phosphorus 32? तो सुपरनेटेंट में नहीं, सुपरनेटेंट में तो वो नहीं रहेगा। बैक्टीरियल पैलेट में, हाँ, बैक्टीरियल पैलेट इज द राइट आंसर। इन बोथ सुपरनेटेंट एंड बैक्टीरियल पैलेट, ओनली इन द वायरल कैप्सिड्स, नो दिस इज नॉट द, क्योंकि वो तो इन्फेक्ट कर गया, मतलब उसने वो उसकी जाके जेनेटिक मटेरियल में वो फॉस्फोरस इम्बेड हो गया, और बोल सकते हैं उसका फॉर्म किया, डिफरेंट प्रोजेनीज जो बनी उसमें phosphorus 32 लेवल था, और फिर जब वो सेल बर्स्ट किया तो वो सारे जो होते हैं वो नीचे की तरफ पैलेट में आ गए, सुपरनेटेंट में नहीं आएंगे। तो इसलिए दिस इज द, तो उसका राइट आंसर है बैक्टीरियल पैलेट। अब कुछ क्रिटिकल थिंकिंग के क्वेश्चन भी है। इफ हर्शे एंड चेज हैड यूज्ड अ रेडियोएक्टिव लेबल दैट टैग्ड बोथ डीएनए एंड protein, would their experiment still have identified DNA as their genetic material? So yes, because DNA and protein can be separated later. Because the radioactive level would not differentiate between DNA and protein. Yes, because the DNA and the label DNA would still enter the bacteria. No, because DNA and protein contribute equally to the hereditary. तो इसका आंसर होगा नो, बिकॉज द रेडियो लेबल्स वुड नॉट डिफ्रेंशिएट बिटवीन डीएनए एंड प्रोटीन। द स्पेसिफिसिटी ऑफ लेबलिंग जो होता है वो, मतलब लेबलिंग भी क्रूशियल रोल प्ले करता है। अगर आप ढंग से लेबलिंग नहीं करेंगे तो भी वो ढंग से आइडेंटिफाई नहीं हो पाएगा। तो अगर हम दोनों को ही एक साथ लेबल कर देंगे तो उसमें प्रॉब्लम हो जाएगा। तो इसीलिए अगर दोनों को लेबल करते तो शायद वो नहीं बता पाते। फिर हमारे हाइपोथेटिकल क्वेश्चंस जो सीएसआईआर के एग्जाम में आते हैं। इमेजिन एन ऑल्टरनेट एक्सपेरिमेंट वेयर बोथ एंड डीएनए आर लेबल्ड इन वायरस। इफ ओनली डीएनए इज फाउंड इन इन्फेक्टेड होस्ट सेल, व्हाट कंक्लूजन कैन बी ड्रॉन? मतलब इस होस्ट सेल में अगर डीएनए भी फाइंड किया हुआ है तो क्या कंक्लूजन आ गया? मतलब बोथ एंड डीएनए एंड आरएनए आर लेबल्ड इन अ वायरस, मतलब डीएनए एंड आरएनए दोनों को लेबल किया गया और होस्ट सेल में सिर्फ हमारा डीएनए ही फाइंड है, तो क्या कंक्लूजन देखना? इससे तो सीधे कंक्लूजन निकल रहा है कि डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल, मतलब वो होस्ट सेल में ही प्रेजेंट है। एक्सपेरिमेंटल क्वेश्चंस भी है। इन एवरी मैक्लियोड ट्रांसफॉर्मेशन अकर्ड व्हेन द एक्सट्रैक्ट वाज ट्रीटेड विद extract was treated with DNAs, RNAs and protein but not DNAs but not RNAs and protein. So इसका right answer है RNAs and proteins, because DNAs तो degrade ही कर देता है DNA को। फिर हमारे एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस है। तो अब suppose if you are a researcher and you have designed an experiment similar to Hershey and Chase but use fluorescent dyes to label DNA. After infection, bacterial cells are observed under fluorescent microscope. क्या ऑब्जर्वेशन आप कंफर्म करेंगे? फ्लोरोसेंट सिग्नल ओनली इन बैक्टीरियल सेल्स, फ्लोरोसेंट सिग्नल ओनली इन viral capsid, equal fluorescent cell in bacterial cells and capsid, no fluorescence in viral bacterial cells और capsid। तो इसका क्वेश्चन हमें दोबारा पढ़ना है कि व्हाट ऑब्जर्वेशन वुड कंफर्म दैट डीएनए इज अ जेनेटिक मटेरियल। आपका कौन सा ऑब्जर्वेशन कंफर्म करेगा कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल है?
तो ऑब्वियसली हमारा फर्स्ट आंसर जो रहेगा कि फ्लोरोसेंट सिग्नल ओनली इन बैक्टीरियल सेल, बैक्टीरियल सेल में रहेगा तभी वो पता चलेगा कि हाँ डीएनए इज अ जेनेटिक मटेरियल. If a mutation occur in DNA of bacterium, which experimental technique could directly demonstrate that mutation affects hereditary traits? इसका electrophoresis, transformation of mutated DNA into non-mutated strain, observation of RNA synthesis in mutant strain, protein purification from the mutant strain. तो इसका आंसर होगा ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ म्यूटेटेड डीएनए इनटू द नॉन म्यूटेटेड स्ट्रेन. क्योंकि अगर वो म्यूटेशन हो गया तो हम यही पता कर सकते हैं ना कि मतलब वो नॉन म्यूटेटेड स्ट्रेन में कन्वर्ट होगा तभी पता चलेगा कि हाँ मतलब म्यूटेशन जो है वो हेरिडिटरी ट्रेट्स को इफेक्ट करता है. तो आज के क्वेश्चंस हम इतने ही क्वेश्चंस करेंगे, यहीं पे स्टॉप करते हैं. नेक्स्ट वीडियो में हम डीएनए एंड आरएनए के स्ट्रक्चर के ऊपर क्वेश्चंस देखेंगे जो हमारे पार्ट बी और पार्ट सी से रिलेटेड रहेंगे. तो और उसके अलावा हमारी जो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी सीरीज चल रही है उसमें भी हम आगे डीएनए रिपेयर और यूकैरियोटिक ट्रांस रेप्लिकेशन के सारे डिफरेंस देखेंगे. तो स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट वीडियो एंड प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल बायोटेक ज्ञान.